बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। अगला वज़ीर आज़म कौन है, हम आपको हकीकत बता देंगे। और कौन सी जमात जो है वो ज़्यादा मौजू दिखाई देती है, कौन सी जमात जो है वो ज़्यादा पॉपुलर दिखाई देती है इस मामले में, वो जमात जीतेगी और उस जमात को जितवा कर उसका वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। क्या वो अपनी पॉपुलैरिटी के ज़रिए आगे आएगा, क्या वो किसी और तरीके से, या वही सियासी इंजीनियरिंग उसका पीछे होगी, या क्या क्या चीज़ें हैं जो आज हम आपके सामने यहाँ पे रखने जा रहे हैं। हकीकत पर मबनी ये बात, और हम आपको इस वीडियो के अंदर बता देंगे कि कौन सी जमात जो है आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन हुए तो इलेक्शन जीतेगी और उसका वज़ीर आज़म होगा। और ये हम आपको मंतक से बताएंगे कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी वज़ारत उज़्मा पर कौन बराजमान होगा। ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जो है वो जहन में गर्दिश करते हैं और इसको जानने की कोशिश करता है। तजिया निगार अपने अपने तजिए देते हैं, सियासी पंडित जो हैं वो अपने अपने दावे करते हैं, और जमातें जो हैं उनके दावों की भी बुछाड़ है। कभी वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि हमारा सियासी करियर ऐसा है, कुछ कहती है कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं। ये तमाम वो बातें हैं जो इस कौम 24 करोड़ को टीका लगाने के लिए तमाम हमारी सियासी जमातें जो हैं वो अपना अपना हुनर दिखाती हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये 75 साल जो हमारे साथ तजुर्बात हो रही हैं, जो हमारे सामने एक तारीख मौजूद है, उसमें कुछ और ही नजर आता है। तो अगर हम अपने माजी को देखें, अपने मुल्क की वो तमाम सियासत को देखें और यहाँ तक पहुँचने वाले हर शख्स की जो है वो हिस्ट्री देखें, तो हमें एक बात समझ में आती है कि ये लोग कौन से हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता है। आप मुझे आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं। मैं इस तमाम बातों को आपको एक कहानी के साथ और एक लतीफ़े से जोड़कर बताऊंगा, लेकिन आप मान जाएंगे कि अगला वज़ीर आज़म कौन है। और ये एक हकीकत है, वज़ीर आज़म वही होगा। उसका ताल्लुक अवाम की मकबूलियत से नहीं होगा, उसका ताल्लुक मुल्की और अवामी मफादात से नहीं होगा। उसका ताल्लुक किससे होगा? हम ये वो नुक्ता है जिसको समझाने की आज आपको कोशिश करेंगे और आप मान जाएंगे कि ये एक हकीकत है। हम तारीख को 1947 से लेके चलें या 1970 के इलेक्शन से लेके चलें, बात वही है, वही मंतक है, वही हकीकत है जो हम आपको बताने जा रहे हैं और जिसकी बुनियाद पर कुछ बदला नहीं है। आने वाले वक्त में फिर वही रवश, वही पार्टी, वही चेहरे और नया जाल लाए पुराने शिकारी। हम आपको एक लतीफ़ा सुनाते हैं और लतीफ़े को गौर से सुनिएगा, जो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजर पर सादिक नहीं आता सिर्फ, बल्कि उसका मुस्तकबिल भी जो है वो भी उस पे दिखाई देता है कि ये एक हकीकत है। बात कुछ ऐसी है, आइए बढ़ते हैं उस लतीफ़े या कहानी की तरफ। कहा जाता है कि अमेरिकन जो सदर है उसने एक दफ़ा एक टेंडर दिया कि व्हाइट हाउस का जो है वो वहाँ पे कलर, जिसे आप रंग रोगन करवाने का टेंडर दिया गया और लोगों को बुलवाया गया कि आप अपने अपनी जो है कोटेशंस दें। तो 3 ठेकेदार जो हैं वो इसके लिए सामने आए, चाइना से, यूरोप से और पाकिस्तान से। सबसे पहले चाइनी ठेकेदार को बुलवाया गया, उसका इंटरव्यू किया गया और उससे पूछा गया कि आप इसका क्या मुआवजा लेंगे। उसने कहा जी मैं $3 करोड़ में जो है ये व्हाइट हाउस जो है इसको तमाम को रंगो रोगन कर दूंगा। उसके बाद यूरोपीय ठेकेदार को बुलाया गया, उससे पूछा गया, उससे पहले चाइनी को ये पूछा गया कि आप 3 करोड़ जो डॉलर है ये किसके लिए मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जी इसमें सबसे पहले 1 करोड़ का रंग आएगा, 1 करोड़ इसकी मजदूरी होगी और 1 करोड़ जो है वो मेरा मुआवजा होगा, मेरा मुनाफा होगा। यूरोपी को बुलवाया गया, उसने कहा जी $6 करोड़।
उसने कहा आप अपना बताएं, आप क्या एस्टिमेट देते हैं, किस तरह से इसको आप इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ का रंग, 2 करोड़ की मजदूरी और 2 करोड़ मेरा प्रॉफिट। बात अब पाकिस्तानी पे पहुंच गई। उससे जब पूछा गया तो उसने 10 करोड़ डॉलर जो है उसका मुआवजा मांगा। उससे हैरानगी से पूछा गया कि इतने ज़्यादा पैसे और आप हमें बताएं क्या, किस तरह से आप ये मांग रहे हैं। वो बड़े ठेकेदार सियाने थे, पाकिस्तानी थे, और पाकिस्तानी सियासत को शायद वो पूरी तरह समझते थे और पाकिस्तान की सियासत से होके भी गए थे। उन्होंने कहा कि जी इसमें जनाबे वाला 4 करोड़ आपका, 3 करोड़ मेरा, कितना हो गया 7 लाख। और उसने कहा बाकी रंग कहाँ से करवाएंगे, रोगन कहाँ से करवाएंगे सारा। उन्होंने कहा जी 3 करोड़ जो है वो हम चाइनी ठेकेदार को देकर इस व्हाइट हाउस को रोगन करवा लेंगे। उसको इतना खूबसूरत मंसूबा पसंद आया और वो पाकिस्तानी जो इसमें सेलेक्ट हो गया और उसको वो ठेका मिल गया। अब आप कहेंगे इस देखने को ये लतीफ़ा है, लेकिन आप कहेंगे इसके लतीफ़े का पाकिस्तान की वजारत उज़्मा से क्या ताल्लुक। अब मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं उनके भी अब इसी तरह टेंडर दे दिया गया है। अब देखा जी जा रहा है, उनके इंटरव्यूज जारी हैं कि कौन सबसे ज्यादा मौजू होगा उनके लिए, जो उनको 4 करोड़ भी दे, आप 3 लाख भी दे, खुद से अपना प्रॉफिट कमाए और 3 करोड़ में वो तमाम के तमाम जो मामलात है उनको भी सेटल कर ले। पाकिस्तान की सियासत बिल्कुल ऐसे तरह है और पाकिस्तान के सियासतदान इसी मॉडल के ऊपर काम करते आ रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट के बलबूते पे। और स्टैब्लिशमेंट को कौन सा बंदा चाहिए, वही बंदा चाहिए जो 4 करोड़ उनको दे, 3 करोड़ आप रखे और 3 करोड़ में वो 5 साल पूरे कर दे और उनके तमाम जो मफादात है उनको ठेस भी ना पहुंचे। अगर अब बात करते हैं कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा मौजू कौन सी जमात दिखाई देती है, इसमें क्या होता है, आपके पास माहर भी हो, आपका पल्ले भी कुछ हो और आप जो है वो सारी कारागरी भी जानते हो। तो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर अगर निगाह दौड़ाई जाए तो पॉपुलैरिटी का तो आपको पता ही है, जो रोज़ाना सर्वे आती है, इसी वजह से शायद इलेक्शन लेट होता जा रहा है। तो क्या हुआ है कि इसमें सबसे मौजू जमात जो दिखाई देती है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो ये ठेकेदारी कर सकती है। और दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी का नाम आता है, क्योंकि उसके पास वोट बैंक इतना नहीं है। तो मुझे महसूस होता है कि उनको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, अगले ठेकेदारी उनको मिल सकती है। अगला ठेका 5 साल का मिल सकता है, लेकिन जो आने वाले 5 साल हैं वो मुस्लिम लीग नून के दिखाई देते हैं। पॉपुलैरिटी के एतबार से हम बात नहीं करेंगे, वहाँ पे एतराज़ात भी आ जाएंगे, बहुत सी बातें लोग करेंगे, मैं उसका जिक्र ही नहीं करूँगा उस पार्टी का। अब बात करेंगे वहाँ पे क्या एक और बड़ी बात, जो नून लीग के अंदर सबसे ज़्यादा उनको बाकायदा वो ठेकेदार ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर वहाँ पे आप देखें तो जरदारी साहब हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ठेकेदारी कर सकते हैं, जो करते आए हैं, 30 साल तारीख उनकी मौजूद है। और अब उनके भाई शहबाज शरीफ भी इस चीज़ के माहिर हो गए हैं। गो के 16 माह के अंदर मुल्क को क्या मिला, कौम को क्या मिला, लेकिन वो ये गुर सीख लिया उन्होंने। मरियम नवाज साहबा मरूसी इस सियासत को जानती हैं, उसके बाप ने सब कुछ समझा दिया होगा। जरदारी साहब इस चीज़ के बड़े माहिर हैं, लेकिन उनके पास वो कुछ नहीं है जो मुस्लिम लीग नून को है। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगला वज़ीर आज़म जो मौजूदा हालात के मुताबिक सबसे ज़्यादा सूट करता है एस्टेब्लिशमेंट को, वो नून लीग जमात करती है और उसका वज़ीर आज़म। वो दोनों भाइयों में से किसी को भी चुना जा सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ को हर दफ़ा बचाया इसी वजह से गया है कि वो जब चाहे कान पकड़ के उसको ले आए, जब चाहे कान पकड़ के निकाल दें और वो आपके काम आता ही रहेगा। वरना जो पॉपुलर होता है उसको तो ये तारीख बताती है, फांसी पे चढ़ा दिया जाता है या उसको किसी न किसी ब्लास्ट में मरवा दिया जाता है या फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। अगर मेरी ये बात
गलत आप समझते हैं। जो मौजूदा अब तक का सिनेरियो है, अगर हालात कोई अल्लाह ताला मौजज़ा कर दे तो और बात है, वरना हालात यही दिखाई दे रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म नून लीग का होगा और ठेकेदारी में वो माहिर हैं, मुल्क व कौम का नहीं। वो ज़्यादा मुनाफा कंपनी को देंगे, थोड़ा मुनाफा अपने हाथ में जेब में डालेंगे उससे, और सबसे कम मुनाफा जो है वो अपने जो उनके कारिंदे हैं उनको देकर वो 5 साल ये मुल्क के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपने सोचना है क्या हमने इसी तरह चलना है? क्योंकि वोट की कोई इस मुल्क में वक़्त नहीं है। 1970 के इलेक्शन बताते हैं, अगर वक्त होती तो मुल्क की सियासत का धारा कुछ और होता और मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो कुछ और होती। मेरी बात से आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं, आपके लिए कमेंट्स बॉक्स का जो पोर्शन है वहां जाएं और मेरी इस बात से आप इसके हक में आप क्या कहना चाहते हैं या इसकी मुखालफत करें, ये आपको पूरा हक है। लेकिन मैंने आपके सामने हकीकत रख दी है और यही अब तक के हालात के मुताबिक नज़र आता दिखाई दे रहा है कि ठेकेदार चाहिए जो ज़्यादा मुनाफा कंपनी को दे और थोड़ा मुनाफा अपने हाथ में जेब में डाले और सबसे कम मुनाफा जो है वो मुल्क को कौम पे खर्च करे। आपको आज का हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे अखलाक सालिक को इजाज़त दीजिए। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।